हेलो बच्चों। तो आज का जो है हमारा टॉपिक अपरिमेय संख्या है और ये चैप्टर भी कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर है। ओके, तो अभी हम उसी सीरीज में पढ़ रहे हैं जो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है पिछली। उसी सीरीज का ये भी वीडियो है। तो उसमें जो है वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर चल रहा है। तो उसमें जो टॉपिक थे मैंने पढ़ा दी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अपरिमेय संख्या। तो भाई ये भी जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो लिखेंगे हम कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, जहां P और Q की क्या है, पूर्णांक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो ये हो गया कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो ये हो गया। और अगर हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे √2, √3, √5, 15, 17 ऐसे। ठीक है, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर ऐसे आदि। तो देखिए, ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। अब अभी आपको लग रहा होगा कि भाई अपरिमेय संख्या तो हो गया, लेकिन परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो इसी के साथ हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या तो देख लेते हैं, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ये भी देखिए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और 22/7 हो गया, 1/2। ठीक है, 0/7, 0/8 ऐसे। ये सब हमारे क्या हैं,
इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। और भी जैसे 8, 10 जो भी लिख सकते हैं आप अनंत तक, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या। और हाँ, अंडर रूट वाला ही हो सकता है, जैसे 4, फिर 9 और इसके बाद 25, ओके, और 16, ऐसे जो भी हैं जिनका पूर्णांक निकल सकता है, मतलब पूर्ण वर्ग निकल सकता है, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, तो परिमेय परिमेय पता चल गया। अब इसमें होता क्या है कि अपरिमेय संख्या को प्रूव किया जाता है कि मतलब क्या, कैसे। अगर मैं आपको पहले प्रमेय बता दूंगा तो आप कम समझ पाएंगे, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर प्रमेय जो है बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है अच्छे समझ में आए, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम प्रॉब्लम देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो दिया है कि सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सिंपल भी लगता है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हालांकि हमको तो पता ही है कि √2 भाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपको प्रूव करना होगा तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको जो है बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो और एक ही क्वेश्चन से आप लगभग समझ भी जाएंगे क्योंकि लेंदी है। तो देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है कि माना हमारा जो √2 है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ओके। आई होप आवाज क्लियर आ रही होगी। परिमेय संख्या है, तब √2 = a/b, या फिर आप p/q लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या में क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने √2 को इसके रूप में लिख दिए, क्योंकि मैंने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या। आप समझ में आया? मैंने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं जो है इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, यानी √2 जो है हमारा, √2 हमारा p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अगर मैंने इसको परिमेय संख्या माना है तो, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके बाद आगे करेंगे, जहाँ, बस ध्यान से लिखिएगा, ओके। जहाँ ए और बी, बहुत धीरे से बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए एक बार में। ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ये मैंने कंडीशन रखी है, और बी हमारा ≠ 0 है, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर इतना हो गया, और ए और बी पूर्णांक है, और बी हमारा 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखेंगे, और ए तथा बी, आप ए बी की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं, MN रख सकते हैं, OP रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। अब इसको, इस लाइन को समझिए ध्यान से। देखिए, अगर ए तथा बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब उसमें जो है एक के अलावा कोई नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर मैं 5 और 3 को लूँ, ठीक है, 5 और 3, तो अगर मैं 5 का फैक्टर देखूंगा तो 5 और 1 होगा,
3 का फैक्टर देखूंगा 3 और 1 हो गए, ठीक है। इसका मतलब दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो एक ही केवल कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं, एक के अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो ठीक वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक के अतिरिक्त इनके पास कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी इनका फैक्टर और नहीं मैच कर रहा है, कॉमन कोई भी नहीं मिल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन। तो ये हो गया, इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए अंडर रूट 2 को हम ए बाई बी लिख देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और अगर इसको सेट करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ओके। इतना करने के बाद अब आगे देखिए, बस ध्यान से समझिए जाइए। इससे स्पष्ट होता है कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, ओके। इसलिए ए का एक गुणनखंड 2 होगा। अभी ये लाइन समझाता हूँ, 1 सेकंड खाली रुकिए बस। अतः ए बराबर 2c, ठीक है। अभी इतना छोड़िए, पहले इस लाइन को छोड़िए, पहले इतना समझिए। देखिए हमने क्या किया, इसको सिर्फ पक्षांतर करके इतना सेट कर दिया, ये तो समझ गए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें तो अगर हम 2 को इधर लाएंगे तो इसका मतलब 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 को हम इधर लाएंगे, ऐसे अगर मान लीजिए सेट कर दिए, तो इसका मतलब हम ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब भाई 2 उसमें फैक्टर होगा। जैसे भी 4 मान लीजिए 12 है और 2 है, ओके। तो मैंने 12 को 2 से अगर भाग किए तो 12 कट जाएगा 6 में। इसका मतलब 12 में हमारा जो फैक्टर है वो 6 और 2, यानी 2 भी जो है इसमें फैक्टर है। तो इसी तरह से ए स्क्वायर में भी हमारा 2 फैक्टर है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ए का एक गुणनखंड 2 भी होगा, इतना हो गया। अब आगे देखिए, पुनः आप अतः भी लिख सकते हैं, पुनः भी लिख सकते हैं। जो अतः यानी पुनः माना ए बराबर हमारा 2c है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि अतः हमारा जो है ए बराबर 2c की है। अब फिर क्या करेंगे, जहाँ ये भी लिख लीजिए, जहाँ c एक पूर्ण अंक है यानी पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड भाई स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो देखिए, दोनों सॉरी साइड लिखने जा रहा था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके। तो करते हैं भाई, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और सी स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ऊपर हमारा 1 है, नीचे 2 हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो देखते जाइए, समीकरण 1 व समीकरण 2 के द्वारा, तो क्या होगा, देखिए इसमें भी ए स्क्वायर बराबर इतना है
और इसमें भी ए स्क्वायर बराबर इतना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। 2b² बराबर 4c²। और अगर यहाँ कट पिट करें तो b² बराबर 2c²। इसको हम ऐसे ही रखते हैं। देखिए अतः क्या आ गया, अतः जो हमारा b² है उसका गुणनखंड, b² का गुणनखंड जो है 2 है, ठीक है। इसीलिए b का एक गुणनखंड 2 होगा, ठीक है। एक गुणनखंड 2 होगा। इतना हो गया। आई होप समझ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। अब आगे देखिए इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। b का गुणनखंड होगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, इतना करने के बाद अब हम आगे करेंगे। इसलिए b बराबर 2k, इतना कर दिए। अब देखिए जहाँ हमारा k एक पूर्णांक है, अभी समझाता हूँ इसको भी, बस आगे लिखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 और 3 के द्वारा यह सिद्ध होता है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, ठीक है। कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। देखिए समीकरण 2 और 3 के द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। यानी जो हमने परिकल्पना की थी, हमने जो माना था वो हमारा गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ओके। अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इति सिद्धम। तो आई होप समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, इतना टाइम ले लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और लगभग 5 नंबर में एग्जाम में आता भी है। तो अभी से बेसिक तैयार करते जाइए, तो आसानी से एग्जाम आते आते, मतलब अभी तो 1 साल टाइम है, अभी तो आपने शुरू किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। अभी तो मान लो शुरुआत है तो थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे आसानी से। ऐसा लगेगा कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी हम इस क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अटपटा है, थियरी ज़्यादा है इसमें, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इसलिए हम जो है कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।